इमरान खान साहब धौंस तड़ी धमकी सब दे करके हार चुके, अपील तक कर चुके, लेकिन नवाज शरीफ साहब लिफ्ट कराने के मूड में नहीं है। हर चीज को अगर खालिद मकबूल और आमिर खान जैसे लोगों की तनकीद बढ़ रहा है, तनकीद के वो उससे देखेंगे तो वो एक अलग मसला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना। मसीहा ने निदामत का, अफसोस का इजहार फरमाते हुए महंगाई का एतराफ़ कर लिया है। 2 दिन पहले का बयान मेरे सामने पड़ा है जो बता रहा है पाकिस्तान में थोड़ी सी गुर्बत कम हुई है, जिसे कामयाबी समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान। 2 दिन के बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि मुल्क में महंगाई बढ़ी है। अब 2 दिन पहले उनको गलतफहमी हुई थी या 2 दिन बाद का बयान जो है दुरुस्त माना जाए। इससे पहले जब हम कहते थे कि खान साहब महंगाई हुई है तो खान साहब ने इरशाद फरमाया था कि अगर महंगाई ज़्यादा लगे तो आपने बेल्जियम की तरफ देखना है। ये बताना भूल गए कि ये बेल्जियम दुनिया में कहाँ वाक़ है और बेल्जियम की मिसाल मैं क्यों लूँ। जब इक़्तिदार में आना था तब तक तो खान साहब मुझे हॉलैंड की मिसालें दिया करते थे कि उसका वज़ीर आज़म साइकिल पे आता है। ये अलग बात कि इक़्तिदार में आने के बाद एक दिन के लिए भी हेलीकॉप्टर से फवाद चौधरी साहब के ईजाद करदा 55 रुपये वाले हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना नसीब नहीं हुआ मौसूफ़ को। वज़ीर आज़म ने जैसा कि फरमाया है, कहते हैं कि सोचता रहता हूँ आवाम के लिए क्या करूँ। सर, सोच को तर्क कर दीजिए, मेरा ख्याल है आवाम का खुद ब खुद भला हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमनवा निकले। उन्होंने इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान में कई करोड़ इंसानों के इस देश में, इस एक एटमी पाकिस्तान में इमरान खान के लेवल का कोई आदमी नहीं। अब इस बयान की सदाकत पर आपको खुद ब खुद शुबा हो जाना चाहिए कि जब ये फवाद चौधरी के वर्ड ऑफ माउथ से आपको सुनने के लिए आ रहा है, इसलिए कि ये वही फवाद चौधरी हैं जो मुशर्रफ अंकल की कैबिनेट में थे। एक मिलिट्री डिक्टेटर की कैबिनेट में जो आदमी वजीर था, उसके बाद जो आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झूला झूलता रहा, आसिफ अली जरदारी साहब को अपना पीरो मुर्शिद मान करके। गिलानी साहब को मैं अपने प्रोग्राम में 3 दफ़ा चला चुका हूं, अब नहीं चलाऊंगा भाई। गिलानी साहब को उस ज़माने में इन्होंने जब कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी, ये उस वक्त गिलानी साहब को रहमतुल्लाह अलैह बताया करते थे, जिसकी पादाश में इनको गिलानी साहब ने, वो भी इनसे धोखा खा गए थे, अपना सियासी मुशीर लगाया था, मुशावरत के दर्जे पर फायज हो गए थे। और अब वही आदमी जब खड़ा होकर के ये कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के लेवल का कोई आदमी नहीं, तो आप उस आदमी के इस बयान का लेवल ज़रा मुलाहिजा कीजिए जो तीसरी मरतबा यही बात घुमा फिरा करके किसी और आदमी के बारे में कह रहा है। फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब के अपोजिशन रहनुमा बौने हैं। 6.5 फुट, 6.25 फुट के हैंडसम बाज आए हम तो 13 रुपए। अशियाए सर्फ महंगी से महंगी, कुव्वत खरीद में नहीं आ रही। घी की कीमत में घी माफिया ने, खान साहब तो बताते रहते हैं कि मैं बेबस हूं, माफियाओं का राज है। वजीर आजम तो हमने बस ये बताने के लिए रखा है कि इस मुल्क में फला माफिया है, इस मुल्क में ढिमका माफिया है। अगर अद्वियात वालों ने डस लिया तो कहेंगे इसने डस लिया, अगर पेट्रोल वालों ने डस लिया तो कहेंगे कि उसने डस लिया। अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा नादिरशाही होता रहता है, उससे कता नजर 80 रुपए का नादिरशाही इजाफा बस हुआ ही चाहता है कुछ दिनों में। घी की कीमतों में, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मिलने का नहीं। किसे फरियाद करें, किससे मुंसिफी चाहें। खान साहब की दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाती है, यह कहना है अगेन वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का। सर, ये तो बात आपकी ठीक है, शायद ऐसा ही हो कि खान साहब की दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाती है। नहीं अगर सुनी जाती तो वो बेबस मजबूर पाकिस्तानी आवाम की कसर वजीर आजम में नहीं सुनी जाती। वजीर आजम हाउस से टकरा कर हमारी ये सदाएं, ये चीखें, ये आहो बका, ये आहो फुहा लौट आती है। एक शेर भी जहन में आया था लेकिन माज़अल्लाह बड़ा ही मुशरिकाना था, इसलिए मैंने खुद ही ये इस शेर का गला घोट दिया। वजीर आजम पाकिस्तान काबीना में तोसी फरमाने वाले हैं, इसका इंदिया दिया है अगेन फवाद द ग्रेट चौधरी साहब ने, जो इस वक्त
वज़ीर इत्तलात हैं। और यकीन जानिए पाकिस्तानी लूली लंगड़ी जमहूरियत के लिए काबीना की ये तोसी ऐन ज़रूरी है। इक़्तिदार में आने से पहले कहा गया था कि काबीना छोटी होगी, लेकिन ये काबीना शैतान की आंत पर की तरह तवील, ये काबीना, इससे किसको फैज़ पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, इस बाबत अपने मेहमानों से इस्तफसार करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू जनाब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, राना मकबूल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, और नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तीनों मौज़िज़ीन को प्रोग्राम में शिरकत का ख़तरा उठाने पर खुशामदीद कहते हुए एक बात जिसका इशारा करना मकसूद था मेहमानों के तारुफ के बाद, अब आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर एक शख्स को रोते हुए देखेंगे। चलाना भाई वो लूप। ये जो आदमी इस वक्त छोटी विंडो में आपको रोता हुआ दिखाई दे रहा है, बिलीव इट और नॉट, ये तालिबान बानी तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब है। आपको लग रहा होगा ये कोई बहुत बड़ी जंग हार गया, आपको लग रहा होगा ये जमहूरियत को डीरेल होने के खतरे से पेश नज़र ये रो रहा है। नहीं, उसी वीडियो पर आए। ये आदमी मुल्क का वजीर दिफा है, ये आदमी मुल्क का वजीर दिफा है, और ये आदमी जिस बात पर रो रहा है वो मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। अफगानिस्तान में 3 दिन से कुएं में फंसा बच्चा बचाया न जा सका। जाबुल में रेस्क्यू करने के बाद 6 साला हैदर दम तोड़ गया। वजीर दिफा मुल्ला याकूब रो पड़े। बिलीव इट और नॉट, मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब और अनस हक्कानी ऑफ हक्कानियात ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे थे। जरा जहन में ताज़ा कीजिए वो तमाम यादें, जब गोरे अंग्रेज यहां आकर के K2 पे और माउंट एवरेस्ट पे फंस जाते हैं तो उसके बाद काले अंग्रेजों का हेलीकॉप्टर जाकर के रेस्क्यू करता है। याद है ना? कराची में, मुल्क के सबसे बड़े शहर में, लाशें उठा रहे थे, ठट के ठट लाशें। लियारी गैंगवॉर और MQM के भत्ताखोरों दहशतगर्दों ने कराची में दिन में 100 आदमी मारे। एटमी रियासत अपने जूते ढूंढ रही थी। एटमी रियासत को हेलीकॉप्टर, जहाज, टैंक कुछ नहीं मिल रहा था अपने लोगों को बचाने के लिए। और वो जिन पर हम तवर्रा करते हैं, जिनको हम मतून करते हैं, जिनको हम बुनियाद पसंद टेररिस्ट कहते हैं, उसमें मुल्ला उमर के लड़के का, वजीर दिफा का हाल यह है कि एक लड़के को, 6 साला बच्चे को कुएं से रेस्क्यू करने के लिए वहां खुद खड़ा है वजीर दिफा। पाकिस्तान में वजीर दिफा जो बेचारा अपना ही वजीर दिफा अपनी दिफा करने से मजबूर है। आप गुमान कर सकते हैं पाकिस्तान में काउंसिलर लेवल का, डिप्टी कमिश्नर लेवल का कोई फिरौन इस तरह की कोई कार्रवाई खुद खड़े होकर के अंजाम दे? और अगर आप गुमान कर सकते हैं तो फिर भाई आप ही कीजिए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ पहले से करा चुका हूं। अकरम बजाऊंगा। सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर चुका। आप मेरे प्रोग्राम में खुद चल करके बनफ़्स नफीस तशरीफ़ लाए। जनाब मन खान साहब ने महंगाई का एतराफ़ किया है। ये अलग बात कि ये एतराफ़ करने में उनसे थोड़ी सी चूक हो गई है, ये यूं कह लीजिए कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। सर, 2 दिन पहले तो उनको लग रहा था कि महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है। 2 दिन के बाद अचानक उनको लगने लगा जब उन्होंने अवाम पर 13 रुपए का गुर्ज, कोड़ा, नादिर शाही मार दिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का। जनाब मन, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि खान साहब को पता चल गया और ये जंगल हरा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह की बात नहीं है। जो महंगाई की इंटरनेशनल सूरत हाल है उसे इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया नबरदज़मा है। और जो इस वक्त पूरी दुनिया के हालात हैं और जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें अपने अपने ममालिक के अंदर अपने अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए पैकेजेस अनाउंस कर रही हैं। बदकिस्मती से हमारी मईशत उतनी ज़्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हम इतने ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं हैं कि हम अपनी आवाम को उतना रिलीफ दे सकें। लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हमारी पेट्रोलियम के ऊपर किसी किस्म की ना होने के बराबर ड्यूटी जो है वो हुकूमत ले रही है। और जितनी तेज़ी से ये रशिया की सूरत हाल की वजह से जंग के जो हालात वहाँ पर ख़ित्ते के अंदर पैदा हुए, उसकी वजह से जो अचानक हाइप आई है उसके अंदर ऑयल प्राइसेस के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह है कि जो इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि पैनिक की सूरत हाल है
और हर मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। और जाहिर बात है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट तमाम जितने भी दूसरे चीज़ें हैं, बिजली हम पैदा करते हैं तो भी इंपोर्टेड फ्यूल पे पैदा करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री जो चलती है वो भी क्योंकि एलएनजी अब हम इंपोर्टेड गैस यूज़ करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि आना ही आना था। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, वो रशिया की कंडीशन की वजह से मैं समझता हूँ कि वो अच्छा, हालात नहीं ऐसा बन सके। ये अच्छा है कि मईशत का बेड़ा गर्क किया तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने किया, और अगर पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो वो रशिया ने किया। मैं भाई इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप इसको पाकिस्तान के अंदर कैद ना करें, ये इस वक्त इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आया हुआ है ये सारी दुनिया के अंदर है। सही हो गया सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ मैं नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब के पास जाऊंगा। नवाबजादा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर उम्मीद करता हूं कि आप बखैरियत होंगे, बखैर व आफियत होंगे, और ये उम्मीद भी करता हूं कि आप इस प्रोग्राम के बाद भी मुझे और मेरे कोऑर्डिनेटर को लिफ्ट कराएंगे, क्योंकि यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही प्रोग्राम के बाद कोई ना कोई गेस्ट दागे मफारकत दे जाता है। आपसे इल्तिमास है कि सोहेल राना का नंबर ब्लॉक मत कीजिएगा। सर मैं सवाल पूछने की अदाकारी करता हूं, आप जवाब ढूंढिए। जनाब मन, इस मुल्क में महंगाई है, गोया इससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी कि किताल फी सबीलिल्लाह तो नहीं, ताहम किताल करने के बाद, माशी किताल करने के बाद, 13 रुपए का तोहफा देने के बाद, आलमी मंडी कह लें, रशिया के प्यूटन पे इल्जाम डाल दें, या किसी और अल्लाह मारे का नाम ले लीजिए, कि खान साहब को यह पता चल गया कि महंगाई है। वरना इससे पहले तो कहते थे तुम चाहे मर जाओ लेकिन पाकिस्तान अब भी दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। सर तालीम बालगा का ये सिलसिला कितना तवालत अख्तियार करेगा आपके ख्याल में? शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अभी हमारे भाई भी फरमा रहे थे कि आलमी मंडी में पिछले दिनों 4% तेल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, और अगर आप इसका मुआवजना थोड़ा पीछे चले जाएं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कर लें, तो वहां पर आप देखें कि उस वक्त तकरीबन $108 का बैरल था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 100 के करीब 100 रुपए लीटर के हिसाब से यहाँ पर तकरीबन दिया। अब $91 का है बैरल, और ये 108 का दे रहे हैं हमारे अपना अवाम के लिए। तो यहाँ पर आप इनका फर्क देखें, गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए अवाम को, और जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम होती है तो उसके हिसाब से भी अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से कम भी करनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ये चीज़ ये नहीं करने जा रहे। और फिर वज़ीर आज़म साहब बार बार इस चीज़ का कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, और वहाँ पर फीकस आमदनी देखें आप, अगर वहाँ पर कुछ पेट्रोल या डीजल वगैरह का थोड़ा बहुत कीमतें बढ़ी हैं तो उनकी फीकस आमदनी आपके सामने है कि वो, और हमारा मजदूर जो है वो 800,000 से ज़्यादा दिन में नहीं कमा सकता। वो कहाँ से 500 रुपये, रात ही इन्होंने 80 रुपये का ये घी बढ़ा दिया है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? हमारा मजदूर 500 रुपये किलो घी, और फिर ये जो रेट आटे का है, चीनी का है, या वो मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल वगैरह, हमारा किसान परेशान है। आप ये देखें कि 10,000 जो यूरिया की बोरी पहले 1700 की मिल रही थी, वो 3500 में उसने खरीद की, वो भी ब्लैक में, और उसे सरकारी रेट्स पर नहीं कहीं पर अवेलेबल हो सकी। DAP जब उसने गन्ना काश्त करनी थी, अब मक्की काश्त करने जा रहा है सेंट्रल पंजाब, तो अब कंडीशन ये है कि वो जो 4600 की 4600 का बैग आ रहा था DAP का, वो 10 से 12,000 में अब मिल रहा है, और इन्होंने साथ ही ये डीजल के रेट्स जमहूरियत की खैर और बरकत हैं। सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं राना मकबूल साहब के पास चक्कर लगा लूं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब वाला सर, जनाब मन, खुशी की खबर यह है कि खान साहब के जहन में कम से कम सोच तो आई, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अवाम के लिए और क्या करूं। लेकिन सर इस बात की गारंटी है कि अगले 1.5 साल में उनको अवाम के लिए कुछ करने का रास्ता मिल जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम खान साहब के हरकत में आने से पहले ही दागे मफारकत दे जाएं, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है,
एक MNA से मेरी बात हुई, वो खैर से मुझे बता रहे थे कि अब अपनी पराडो पे नहीं, अब अपनी विट्स पे आ गए। सर क्या गुमान है कि अगले 1.5 साल में वो भी मोटरसाइकिल पे आ जाएं? आप नूरुल आरफीन साहब मायूस क्यों होते हैं? देखें, वो किसी ने कहा था, क्योंकि आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया, कि सीख ली आपने मसीहाई, सीख ली आपने मसीहाई, मरने वालों को मरहबा कहिए, मरने वालों को मरहबा कहिए। नूरुल आरफीन साहब, आवाज़ आई थी? जी जी सर, बिल्कुल। तो अब ये ऐसी कहानी है जो दुख की दास्तान है, लेकिन आप चूँकि अपनी आला तरीन गुफ्तगू से महफिल को ज़ाफ़रान कर देते हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि शायद देयर कुड बी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एक आपने बात की एक किसी दोस्त के बारे में कि हर दौर में उनकी जो है गुड्डी चढ़ी रही है। सबको आवाज़ नहीं आ रही। तो पुराने ज़माने में लोग लेकिन को लेक भी लिखते थे। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज गो ऑन। हेलो, प्लीज गो ऑन सर, आई कैन हियर यू। हेलो, आवाज़ आ रही है जी? जी, लाउड एंड क्लियर सर। वो ये थी, हस्ब हाल है ज़रा आप। वो कहते हैं कि फ़कीह शहर ने किबला बदला, फ़कीह शहर ने किबला बदला, लेक खुतबे की वही रवानी है। हाँ सर, फिर आपने मुझे भी याद दिला दिया कि फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले हुजूर? बहरहाल मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अकरम चीमा साहब बड़े नफीस और शुस्ता तबीयत के दोस्त हैं, लेकिन इनको मुश्किल में फंसा दिया जाता है, इनको वो काम डिफेंड करना पड़ता है जो नहीं हो सकता। परसों हमने ओगरा के चेयरमैन को बुलाया हुआ था, क्योंकि मेरी कमेटी डील करती है ओगरा को और नेपरा को। तो मैंने उनसे सवाल किया, बड़ी भरी महफिल में बहुत सारे साहबान बस्तो कुशाद भी बैठे थे। मैंने कहा, चेयरमैन साहब आप ये फरमाइए कि आपने रात 11:30 बजे 1 लीटर की कीमत 12 रुपये बढ़ा दी, आप जो सितम और जुल्म तो ढा ही रहे हैं, ये मुझे बताएं कि आपने ये 12 रुपये लीटर पे किया था, आपने ये ख़रीदा है 12 रुपये लीटर जो आप अवामन नास को बेच रहे हैं? ये तो आपने उस स्टॉक में से दिया है जो आपके पास पहले अवेलेबल है, जो आपके पास 40 दिन से पड़ा हुआ है। आपने किस कायदे कानून के तहत 12 रुपये अवामन नास से चार्ज कर रही है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, आपने देखा कि इसका जो ओवर पावरिंग नेगेटिव मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा? क्या कौम को मज़ीद नहीं उजाड़ देगा, लोगों को भूखों के हवाले नहीं कर देगा, लोग मज़ीद फाका कशी नहीं करेंगे, मज़ीद ख़ुदकुशियाँ नहीं करेंगे? आपके पास क्या जवाज़ है इस बात का कि आपने 12 रुपये लीटर बैठे बैठे बढ़ा दी? तो बात यह है कि ये कहानी बड़ी गंभीर है और परेशान कुन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह हमारी मदद करे और तकदीर हमारा साथ दे, वरना सूरत हाल जो है नहीं सर, लेकिन एक सूरत हाल और भी है, फवाद चौधरी साहब ने बताया है, कहते हैं ना जी कि एक सूरत हाल और भी सामने आई है। अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें तो मैं यही सवाल लेकर के अकरम चीमा साहब के पास जाऊंगा। सर बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं मेरे मेहमान, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ही हम पर रहम करे। हालांकि अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कुछ और भी है खोने के लिए। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि अगर शरीफ खानदान का पैसा पाकिस्तान आ जाए तो माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। सर शरीफ खानदान का पैसा छोड़े, अगर नवाज शरीफ साहब खुद भी वापस आ जाएं, अगर वहां बरतानिया में बिल्कुल झाड़ू फेर दी जाए, तो भी ये हालात काबू में होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? क्योंकि अब तक की ड्राइविंग के बाद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हालत उस अंधे ड्राइवर की सी है जो कभी ले आकर के इस दीवार पे मारता है और कभी जाकर के उस दीवार पे मारता है। क्या फरमाएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन, पहले तो मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल बजाय उन्होंने फरमाया कि जी उस वक़्त पेट्रोल की जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 103-104 डॉलर पे गई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन उस वक़्त डॉलर जो है वो मुशर्रफ साहब 60 रुपये का छोड़ कर गए थे, इसलिए 100 रुपये में ये इन्होंने पेट्रोल उस वक़्त बेचा। और अब सूरत हाल ये है कि अब आपका डॉलर जो है वो 175-76 रुपये का है। ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी फ़र्क है जिसको समझना भी चाहिए और जिसको बताना भी चाहिए।
द्रोहगोई से काम नहीं लेना चाहिए और जो बात हो उसको क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात जो अभी राणा साहब ने फरमाया कि जी मैंने उनसे पूछा कि जी वो आपके स्टॉक में तेल मौजूद है, तो भाई इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक तेल ऐसा नहीं होता कि आपने सुबह ऑर्डर किया और शाम को आपके घर पे यहाँ पाकिस्तान के स्टॉक्स के अंदर पहुँच गया। उसके अंदर 35 दिन का तो सिर्फ ट्रैवल टाइम होता है कि मुख्तलिफ बंदरगाहों से जहाज़ लोड होते हैं और फिर वो पाकिस्तान पहुँचते हैं। जो पाकिस्तान तेल पहुँचता है वो आज से 40 दिन पहले का ख़रीदा होता है और वो जो हमारी ऑयल कंपनीज़ हैं वो डेली बेसिस पे वो ऑयल का अपने स्टोरेज को कायम रखने के लिए सौदे कर रही होती हैं और रोज़ाना के बुनियाद पे तेल आ रहा होता है मुल्क के अंदर। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर तेल पड़ा होता है वो तकरीबन 40 दिन पुराना होता है, इसमें कोई शक नहीं है, राना साहब सही फरमा रहे हैं। लेकिन वो 40 दिन का वो टाइम है जो आपको आपके मुल्क में तेल पहुँचने का होता है। तो ये बुनियादी वजह है कि ऑयल कंपनी कभी भी जो उसका तरीक़ाकार है, राना साहब खुद उस कमेटी के चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, इनको मुझसे ज़्यादा मालूमात हैं, लेकिन जो मेरी नाक़िस मालूमात हैं उसके मुताबिक भी ये है कि जो उस वक़्त की मौजूदा प्राइस होती है इंटरनेशनल उसके मुताबिक तय करती हैं, क्योंकि ऑयल कंपनीज उस रेट पे तेल ऑलरेडी बाय कर रही होती है। ठीक हो गया, अब मेरे सवाल को लिफ्ट कराइए। आपका सवाल क्या था? मेरा सही अच्छा है सर, मतलब आपने प्रोग्राम के मेहमान को सॉरी मैं नवाज शरीफ को वापस लाने की बात की है। नवाज शरीफ का पैसा अगर पाकिस्तान आ जाए तो माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, ये इशारा दिया है फवाद चौधरी साहब ने। सर अब तक की सूरत हाल में ये मतलब बईदस कयास लगती हैं सारी बातें कि नवाज शरीफ साहब दरकिनार उनका पैसा आ जाए। सर अगर वो आ भी गया गलती से, अगर उनको आप पर तरस आ गया नवाज शरीफ साहब को, मतलब यहाँ हुकूमत उल्टी हालत ये है कि हुकूमत पर अगर नवाज शरीफ को तरस आ जाए। फवाद चौधरी साहब मुतअद्दिद मरतबा अपील कर चुके, इमरान खान साहब धौंस तड़ी धमकी सब दे करके हार चुके, अपील तक कर चुके, लेकिन नवाज शरीफ साहब लिफ्ट कराने के मूड में नहीं है। क्या गारंटी है कि अगर नवाज शरीफ साहब आपको बहैसियत टिप वो पैसा वापस भी कर दें जो शायद आपने जो बताया था कि उन लोगों ने लूटा है, तो उसके बाद हमारी हालत बेहतर हो जाएगी? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि मुल्क अभी जिस कंडीशन में पहुँचा है इसकी बुनियादी वजह तो वही लूट मार है। वो लूट मार नवाज शरीफ ने की है, वो लूट मार अपना जरदारी माफिया ने की है। इससे पहले इक़्तिदार में 30 साल पहले कौन था? इमरान खान तो नहीं था। इमरान खान तो अभी 3 साल हुए इक़्तिदार में आए, इससे पहले तो इमरान खान इक़्तिदार में नहीं था। लूट मार का पैसा उन्हीं ख़ानदानों के पास है जो इस मुल्क के ऊपर इक़्तिदार के अंदर रहे हैं और उनका पैसा साबित हुआ है, किसी का सिरे महल की सूरत में हुआ है और किसी का एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की सूरत में हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वो मेरे मुल्क का पैसा है और मेरे मुल्क की आवाम की अमानत है, उसको वापस आना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन सर वो आ गया, अगेन सवाल वही है, अगर वो पैसा वापस आ भी गया तो भी अवाम के दलिद्दर दूर होंगे, इस बात की गारंटी भी तो नहीं है ना सर। नहीं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि पैसा आ गया तो बेहतर होगा, इन्होंने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जितना बेहतर हो रहा है। आपकी कोई चीज़ गुम जाए आपको वापस मिले तो आपको फ़ायदा है ना, उसके अंदर हमारे मुल्क का फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा है ये कोई इन्होंने कोई ज़मीन खोद के पैसा नहीं कमाया या कोई मिट्टी कल्टी करके या कोई फसलें उगा के पैसा नहीं कमाया। ये सारा वही किक बैक्स का पैसा है और वही लूट मार का पैसा है जो इन दोनों ख़ानदानों ने बाहर रखा हुआ है। 3-3, 4-4 इनकी एक आदमी की इनकी बिल्डिंग है, उसमें एक नवाज शरीफ नहीं है, ये पूरा माफिया है सर। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ यहाँ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को ब्रेक जाना पड़ेगा। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, जनाब मेहमान अकरम चीमा साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी। सर जिस पैसे की जानिब इशारा किया है इन्होंने, सिरे महल का पैसा और पता नहीं कौन कौन सी जगह का पैसा, सर ये पैसा ज़ुबान ज़द आम है। मैं छोटा सा था या तकरीबन छोटा सा था तब से इन पैसों की गूंज जो है वो मेरे कानों में झुनझुना बजा रही है, लेकिन आज तक उस पैसे में से चवन्नी अठन्नी धेला भी सामने नहीं आया। सर अदालतों से सज़ा हुई है आसिफ अली जरदारी साहब को किसी इस तरह की रकम के हवाले से, अगर आप बताना चाहें? गुजारिश ये है कि ये कंटेनर पर हम सुनते रह गए कि 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है और वो लेकर आएंगे, 100 अरब IMF के मुंह पर मारेंगे और 100 अरब से हम डेवलपमेंट, ये सारी बातें करते रह गए। और फिर बड़े आराम से असद उमर साहब ने बाद में कह दिया जब इक़्तिदार संभाला कि जी वो तो सिर्फ एक सियासी हमारा बयानबाजी थी। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं
के साबका हुकूमतों का, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें कि करप्शन की पोजीशन क्या है अब, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में इन्होंने हमें बताया था, कंटेनर पर से हमें पता चला था कि उसकी रिपोर्ट से पाकिस्तान के जो करप्शन वगैरह का, अब भी वही रिपोर्ट कर रहा है कि 75 साल में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत यही है। और इसके दौर में आप ये देख लें कि आटे का स्कैंडल इनके दौर में, चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, फिर अद्वियात का स्कैंडल आप देख लें, BRT का स्कैंडल है, मालम जब्बा का है, सुनामी ट्रीज का है, पिंडी रिंग रोड, फॉरेन फंडिंग, लाइन लगी हुई है इनके अरबों खरबों के स्कैंडल्स की। और अगर ये इस किस्म की बातें करें तो अफसोस होता है, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को ये अगर देख लें, और फिर जहाँ तक आप फरमा रहे थे कि जरदारी साहब का किसी केस में, वो आपके सामने है जो 10-12 केसेस बनाए गए, जिसके बारे में सैफुर रहमान साहब ने बाद में इकरार भी किया कि किस मजबूरी के तहत वो बनाए गए थे, और उन सारों में वो बाइज्जत बरी हुए। अगर इनके पास, अब गवर्नमेंट इनके पास है, एजेंसीज इनके पास हैं, तमाम इदारे इनके पास हैं, अगर ये समझते हैं कि उनके ऊपर कोई केसेस हैं तो ज़रूर केसेस वो करें ये और साबित करें उसे, बजाय कि एक सिर्फ करैक्टर उस वो करें उनके खिलाफ, तो ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। राइट सर। राना मकबूल साहब, सर अवाम पाकिस्तान के वसी तर मफाद में आप इस प्रोग्राम का पेडिस्टल और मेरा कंधा इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ साहब से अपील जारी फरमाना चाहेंगे कि जिस रकम की बात कर रहे थे अभी मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान अकरम चीमा साहब, सर अगर पूरी ना सही तो उसमें 100-200 रुपए वापस भेज दें, शायद पाकिस्तानी मईशत की गाड़ी को एक धक्का लग जाए और कुछ हालात बेहतर हो जाए। देखिए नूर आरफीन साहब, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी। अब बात तो कुछ और है, इनको भी पता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को, जो थ्राइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको विशिएट किया गया, विलिफाई किया गया, और जिस तरह का केस सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया और जिस पे उन्होंने लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालीफाई किया, ये किसी से ढकी छुपी बात है कि कैसे हुआ है? क्या दुनिया के किसी कानून में लिखा हुआ है कि राइट ऑफ अपील ख़त्म कर दिया जाए? ये है तो आपको पता है, इसकी बैकग्राउंड का भी पता है, पस मंज़र का भी पता है। तो हमारे दोस्तों को किसने सपोर्ट की है वो समझते थे शायद ये डिलीवर करेंगे, इन्होंने बड़ी बुरी हद तक मायूस किया। अब वो जब ट्रायल कोर्ट में आया केस, तो मैं चीमा साहब से अर्ज़ करूँगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, ये उसी फैसले का जो जज बशीर ने लिखा है, सफ़ा नंबर 172 और पैरा नंबर 2 पढ़ लें। उसमें उसने क्या लिखा है कि जी मेरे सामने कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं की अगेंस्ट मोहम्मद नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज, और इसलिए और इनके ख़िलाफ़ चार्जेस अंडर 914 ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, यानी जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के हैं, वो साबित नहीं होते, इसलिए मैं इनको क्विट करता हूँ। ये ज़रा पढ़ लें। और फिर आखिर में जाके वो कन्विक्ट कर देते हैं। पता नहीं ये कैसे कन्विक्शन होती है, कोई ऐसी मासूमियत वाली बात है? बात कुछ और है, बनाई कुछ और जा रही है। वो उसका तो 1993 में मैं वहाँ था, तो उसके वालिद का टर्नओवर 14 बिलियन रुपीज़ था। उसका वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो एक तरह का इनकलाब लेके आया था पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। ये ऐसे विच हंटिंग कर रहे हैं आप, कुछ कर नहीं सके, ना लोगों की फलाह का काम कर सके हैं, ना रिलीफ दे सके हैं, ना कोई मैनेजमेंट कर सके हैं। अभी जो नवाब साहब ने ये बातें की हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं 980 बिलियन का फ्रॉड हुआ है। वो कौन खा गया? गंदम के स्कैंडल में, चावलों के स्कैंडल में, चीनी के स्कैंडल में, दवाइयों के स्कैंडल में, और पूरे 100 अरब का जो धांधली हुई है LNG के स्कैंडल में। आप क्या कहते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं? अभी मालूम किए लेते हैं सर आपकी इजाज़त से। अकरम चीमा साहब, सर जो है बताया गया था कि इस्तेमाल करते हैं, बताया गया था कि ये सादिक और अमीन सरकार है, बताया गया था कि ये हुज्जाज कराम की हुकूमत है। इसमें ये इतनी लंबी लंबी रकूम जो ये बता रहे हैं, इतनी मुश्किल रकूम मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अभी बताई हैं। सर काइंडली इनको झुटला दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपसे जो है वो झगड़ता हूँ। देखिए, मैं तो किसी भी चीज़ को
झुटलाने की बात करें तो मैं तो उसको झुटलाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि डेढ़ साल हमारी, इसका मतलब है कि ये सब कुछ मेरी बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात कंप्लीट होने दे। 1.5 साल हमारी हुकूमत का रह गया, सही। उसके बाद जो भी हुकूमत में आएगा हमारा कड़ा एहतसाब करे, हमारे 5 साल दौर का कड़ा एहतसाब करे और वाकई अगर इनकी बात सच है तो साबित करे। देखिए तो इमरान खान का मुकाबला एक ऐसे माफिया से है जो कहीं पर अपना कोई सबूत, मैं कहता हूँ कि नहीं छोड़ते। आपके सामने की बात है, आपके अपने शहर के अंदर मौजूदा वक्त का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शराब की बोतल पकड़ता है, वो शहर बन जाती है। अयान अली सरेआम अयान अली डॉलर्स के साथ वहाँ पर पकड़ी जाती है, तो वो भी थोड़े बहुत नहीं, 5 लाख डॉलर के साथ, 10 लाख डॉलर के साथ पकड़ी जाती है। उसका जो तफ्तीश करने वाला है उसको कत्ल करवा दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि अयान अली को एयरपोर्ट छोड़ने कौन आया था? रहमान मलिक का भाई छोड़ने आया था। उसका केस किसने जाके लड़ा? खोसा साहब ने जाके केस लड़ा। खोसा साहब कौन है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए जिस वक्त तक ये, इसीलिए तो ये समझते हैं कि हमारा, अभी तक बांगे दोहल कहते हैं कि जी हमारा कानून ने क्या बिगाड़ लिया। इमरान खान की यही तो जंग है कि कानून सब के लिए एक जैसा हो। इमरान खान साहब क्या चीख रहे हैं आजकल? क्या पहले दिन से वो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि छोड़ दें इन सब छोटे चोरों को भी। जब बड़े चोरों के ऊपर हाथ नहीं डल सकता, जब बड़ा चोर कानून के नीचे नहीं आ सकता, तो फिर इन छोटे चोरों का, जेब कतरों का क्या कसूर है? ये मुर्गी चोर का या अंडा चोर का क्या कसूर है कि उसके साथ जेलें भरी हुई हैं और 3-3 साल तक उनकी तारीखें नहीं लगती? इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? क्या आपकी आंखों के सामने, आप भी मेरे शहर के रहने वाले हैं, आप तकरीबन आप करीब से इस वाक़े को जानते हैं कि चीफ जस्टिस हाजिर, मौके के चीफ जस्टिस ने जाके एक चीज़ को पकड़ा और वो भी दूसरे दिन शायद बना दी गई। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ही हाफिज़ है। इमरान खान इस माइंडसेट के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे तभी बढ़ेगा जब इस माइंडसेट को शिकस्त दी जाएगी। जी नवाबजादा इफ्तिखार साहब, सर मेरा ख्याल है इल्ज़ामात की बौछार काफ़ी तवील है, अगर आप क्लैरिफाई करना चाहें। देखें, ये हमारे भाई इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं हैरान होता हूँ कि एजेंसीज इनकी हैं, इदारे इनके पास हैं, सब कुछ है, फिर सिर्फ इल्ज़ाम। कमाल है इन लोगों का कि इन्हें पता नहीं क्यों ये बातें, यही इन्होंने 3.5 साल जो इन्हें कोई कारकर्दगी अपनी दिखानी चाहिए थी, इन्होंने इन्हीं इल्ज़ामात में गुजार दिया। अयान अली का, फिर अयान अली के पता नहीं क्या क्या इन्होंने स्कैंडल्स बना दिए, वो भी सब हुआ। फिर पता नहीं एक और खातून आई तनवीर जनानी के ज़मानी, या उनका कोई नाम, फिर उसमें से कोई बेटा हो गया सजावट, क्या क्या इन्होंने कहानियां बनाई, किस तरह टीवी चैनल्स पे ले आकर इंटरव्यूज कराए गए, सारा कुछ। और पीपल्स पार्टी ने तो किसी बात का जवाब नहीं दिया। फिर वक्त ने सब चीजें साबित की कि सब झूठ था। अगर अब इनके पास कोई इस किस्म के स्कैंडल्स हैं तो ये उन्हें, एजेंसीज इनके पास हैं, अदालतें खुद ये कहते हैं कि ये अदालतें आज़ाद हैं, तो फिर लेकर जाएं वहां पर, साबित करें और सजाएं दिलवाएं अगर ये चार एक इल्ज़ाम आप तवातुर से इन पे लगा रहे हैं। मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आपने तीसरी दफ़ा कहा कि एजेंसी इनके पास है। सर इनको भी तो पता होना चाहिए ना कि एजेंसी इनके पास है, आपके सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से तो नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, क्योंकि यहाँ मुझे इमीडिएट ब्रेक की कॉल दे दी गई है। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, अपने जुमले को कंप्लीट कीजिएगा, फिर राना मकबूल साहब के पास जाएंगे। नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं जी। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, सर आप अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करें, फिर मैं अगले मेहमान की जानिब जाऊँ। अच्छा, मैंने कोई एक एजेंसी की बात नहीं की, मैंने कहा तमाम एजेंसीज, जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं सारी गवर्नमेंट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फिर ये इस किस्म का लगा है। अच्छा, अभी ये भाई फरमा रहे थे कि सबके लिए कानून बराबर। अगर कानून बराबर है तो आपके शहर में टावर गिरा दिया जाता है, बनी गाल रेगुलर हो जाता है, तो ये किस तरह कानून बराबर है? ऑपोजिशन वालों को इल्जाम पर नैब पकड़ लेती है, FIA पकड़ लेती है, इनके ऊपर इल्जामात हो, कुछ हो, इनके सारे स्कैंडल रिपोर्ट सामने आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। और इनके MNAs, यकीन करें अगर आप असेंबली की कार्रवाई उठा के देख लें कि इनके अपने MNAs दर्जन से ज्यादा
उन्होंने असेंबली में खड़े होकर खुद अपनी जमात पे करप्शन के इल्जामात लगाए हैं। और ये सारे स्कैंडल्स जो हैं ये सारे असेंबली में डिस्कस हुए हैं, मगर आज तक हमें नहीं याद कि इन्होंने FIA ने या नैब ने कभी उन्हें उन पर हाथ डाला हो या उन्हें पकड़ा हो। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ राना मकबूल साहब के पास जाएंगे। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनमोल रतन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त पहले एक और सदमा जो है वो झेल रही है, और वो है जनाब एक्स सेनेटर फैसल द ग्रेट वावदा साहब की जो है वो सेनेटरशिप से महरूम होने का सदमा। सर, पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए फैसल वावदा की जो खिदमात हैं वो आपसे छुपी हुई तो नहीं है। सर, हुकूमत को थोड़ा सा टाइम मेरा ख्याल है हमें देना चाहिए, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के बाद इतना बड़ा ये सेटबैक जो है, इससे जूझने के लिए भी तो हुकूमत को और वज़ीर आज़म को टाइम चाहिए। जब इससे निमट लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ भी मिल जाएगा। नूरुल आरफीन साहब, ये तकलीफ दह सूरत हाल है जो आप फरमा रहे हैं कि वाडा साहब या जहांगीर तरीन साहब, मैं समझता हूँ उनकी अपनी जगह पे कोई अहमियत होगी। वाडा साहब का तो केस इस किस्म का था अनफॉर्चुनेटली कि जो उन्होंने बयानात दिए उसी के ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। और जो पाइपलाइन में है, मैं सुन रहा था एक दिन मंदोखेल साहब को, जो उन्होंने कोई फॉरेन एसेट्स और यहाँ के एसेट्स की को पिटिशन्स की गई हैं फॉर इंक्वायरी, वो तो अभी तक नहीं हुई। लेकिन मसला ये है कि जो अभी चैलेंजेस हैं वो मैं नहीं समझता कि हमारी हुकूमत इस काबिल रही है या उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी इस लेवल की है या उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ है कि किसी चीज़ को वो हैंडल कर सकते हैं। आपको याद होगा कितनी चीखों पुकार हुई थी पिछले साल के शुरू में, जनवरी और फरवरी में, कि आप LNG ले लें, $4 $5 पर यूनिट। नहीं ली। क्यों नहीं ली? अब अल्लाह जानता है बीच का राज क्या है, लोगों का ख्याल तो कुछ और है। और फिर जाके नवंबर में $30.5 पे वो ली है। यानी कोई कितने बिलियन डॉलर जो है उसका बोझ इस मुल्क पे पड़ा है। कुछ तो होश होती है, कुछ तो रिएक्ट टाइम के ऊपर करना पड़ता है। आज तक इनके बहुत सारे एक्सपर्ट और लीडरान सेनेट में भी मिले हैं, ये सवाल किया गया है, लेकिन उसका जवाब नहीं दे सके कि हमने LNG क्यों नहीं ख़रीदी। जिस तरह मैं ये ₹12 पर लीटर रात को बढ़ाने के चीमा साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है, वो काश इतनी मुदल्लल और मुफस्सल चेयरमैन ओगरा भी दे सकते, लेकिन वो नहीं दे सके। बात शायद मुख्तलिफ है, बात तो सबको पता है कि क्या है। इसलिए मेहरबानी करके अब वक्त दुआ है, और स्ट्रगल जो आपने कही है ये तरीन साहब के या दूसरे, वो हो रही है। अल्लाह करे देयर कुड बी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और हो सकता है कि वो जिस्म जो है, जैसे कहते हैं कि तन हमा दाग दाग शुद, पंबा कहाँ कहाँ न हम, पंबा कुजा कुजा न हम, तो जिस्म तो ज़ख्म से चूर है, अब मरहम कहाँ कहाँ रखा जाएगा। अब अल्लाह हमारी मदद करे और सूरत हाल को बदले, तो राइट जाके कोई सुकून का साथ मिल सकेगा। अकरम चीमा साहब, हालात अगर इस तरह रहे तो मजीद दिगरगू होते जाएंगे। अल्लाह न करे। अकरम चीमा साहब, सर बात की पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले अरबों रुपए के बोझ की। सर, पाकिस्तानी मईशत पर ये जो वुज़रा हैं, जिनमें से बेशतर के बारे में मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि जिनको संतरी नहीं होना चाहिए था वो मंत्री हैं, जिसको नौकरी के लिए धक्के खाना चाहिए था वो बाकायदा मिनिस्टर हैं अक्सर। जनाब मन, पाकिस्तानी मईशत तो पहले ही बहुत सारे वज़ीरों को नौकरी दे रही है। पाकिस्तानी मईशत तो माशाल्लाह इतनी चांद चढ़ाए हुए हैं कि अब काबीना में तौसी की बात भी फरमा दी है कि वज़राए मुमलिकत की तादाद में इजाफा फरमाया जाएगा। सर, ज़रा कुछ बताइए, पाकिस्तान में आवाम के वसीतर मफाद के लिए जो काबीना में मुमकिना इजाफा है, इससे हमें क्या फ़यूज़ व बरक़ात मुयस्सर आएंगे? देखिए आरफीन, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने तो ये आपके शो में ये बात सुनी है कि कोई वज़रा की तादाद में कोई इजाफा हो रहा है और कोई नए लोगों को वज़ीर लगाने की। देखिए, ये जमहूरी माशरे के अंदर या जमहूरी हुकूमतों के अंदर ये सब कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
और वक्त के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है। अब अगर किसी अलाई पार्टी ने कोई डिमांड की है तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मैं समझता हूँ कि असम्बली के अंदर अक्सरियत तो नहीं है। और जहाँ तक वो बलूचिस्तान के सेनेटर्स की बात है तो मैं बिल्कुल 100% उनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जो हमारी मौजूदा काबीना है उसके अंदर बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बलूचिस्तान जैसा जो सूबा है हमने उसको तरक्की देनी है। और CPEC के सारे प्रोजेक्ट्स क्योंकि CPEC बलूचिस्तान से वाबस्ता हैं तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की 3-4 वजारतें वफाकी काबीना के अंदर और होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। और सर होनी तो वजारतें कुछ MQM की भी चाहिए क्योंकि गन पॉइंट पे MQM एक तो नफासत का रोल भी प्ले कर रही है और फिर आपकी लूली लंगड़ी हुकूमत को चला भी रही है। नहीं, एक आध निशाने हैदर ही हो जाए, खालिद मकबूल और आमिर खान जैसे लोगों के लिए। तनकीद के वो उससे देखेंगे तो वो एक अलग मसला है। मैंने तो एक इस पिछले अदवार में तो ये रिश्वत होती थी, पॉलिटिकल पिछले अदवार में तो ये हराम होता था, ये अब हलाल हो गया इमरान खान के दौर में। नहीं ना ये पिछले दौर में कभी हराम होता था। और बल्कि आई लव यू इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कि जो पैसा तरक्कियाती स्कीम्स के नाम पे MNA MPA को दिया जाता है वो रिश्वत है और आप लोगों को इन सबको ये रिश्वत मिली है। नहीं मैं नहीं समझता कि सर आपको रिश्वत नहीं मिली इमरान खान साहब के दौर में? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई किसी रिश्वत वो रिश्वत सरकारी रिश्वत जिसे तरक्कियाती फंड कहते हैं। देखिए मेरी एक वीडियो वायरल हो चुकी इस हवाले से, आप जरा देखिए मेरी बात सुने तरक्कियाती फंड की आप मेरे हल्के से इत्तेफाक मेरे हल्के के रहने वाले हैं। आप ये बताएं कि जो 15 साल से यहाँ पर सूबे के अंदर हुकूमत मुसल्लत है उससे आपको पूरी कराची के अंदर कहीं पर किसी जगह पे कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आया सिवाय इस एड के जिसको आप सियासी रिश्वत कह रहे हैं, सिवाय इस एड के? मैं इमरान खान साहब की जुबानी कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम मुझे कहना नहीं था। ठीक है जी। तो उसी एड के ज़रिए ही कराची की आवाम को अगर कोई रिलीफ मिला है तो मिला है। आपने देखा कि माशाल्लाह बसेस भी चल गई हैं और हर इस वक्त सीवरेज का काम हम कर रहे हैं, इस वक्त पानी की लाइनों को तब्दीली करने का हम कर रहे हैं। वाटर बोर्ड बिल्कुल जो है वो सिर्फ पैसे बनाने के उसमें लगा हुआ है। और जिन घरों में आज से 10 साल पहले पानी आता था आज वहाँ पर पानी ना पाया, पानी के हवा के अंदर उड़ गया। पानी के अंदर इजाफा किसने करना था? K4 को किसने कंप्लीट करना था? 15 साल से सूबे में हुकूमत है और सूबाई हुकूमत का 50% K4 के मनसूबे के अंदर जो हिस्सा था जो कि अब टोटल का टोटल हमने मजबूरन जो है ना वफाक ने अपने जिम्मे ले लिया। और सर आई रियली विश कि इस मौजू को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे मौजूद मेहमान नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सेनेटर डॉक्टर राना मकबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अकरम चीमा साहब भी। लेकिन वक्त जो है वो इंतहाई कलील था, इसलिए इस मौजू को हमें यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा। तमाम मौजूद मेहमानों को एक मरतबा फिर में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ साइन ऑफ करेंगे। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।